अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, बानी पीटीआई के साथ कुछ शदीद धचका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौर से बानी पीटीआई के बाहर होने की वजूहात पर बरतानवी और आलमी मीडिया में कवरेज। चांसलर इलेक्शन की दौर से बाहर होना बानी पीटीआई की साख के लिए शदीद नुकसानदेह साबित होगा। इस पर मजीद बात करते हैं सलमान अमान से। सलमान, क्या क्राइटेरिया था, किस वजूहात की बिना पर बाहर किया गया, क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, वजूहात की बिना पर, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उन्हें बाहर किया गया है। ऑक्सफोर्ड की जानिब से तो इस मामले के ऊपर जो है वो कोई बात नहीं की गई, लेकिन जिस तरह से ब्रिटिश मीडिया के अंदर और आलमी मीडिया के अंदर इस मामले को डिस्कस किया जा रहा है, इस मामले को उछाला जा रहा है, उससे बानी पीटीआई की साख को मजीद धचका पहुंचा है। क्योंकि जिस तरह से उनके हामियों ने इस मामले को एक तरह से बहुत ज्यादा उठा के रखा हुआ था और उनका कहना था कि ये उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, वो पूरी दुनिया में बताना चाहते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत है बानी पीटीआई की। लेकिन जिस तरह से ऑक्सफोर्ड यूनियन ने उनको बाहर किया है, इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई किया है, उसके ऊपर अब उनकी साख को धचका लगा। और अब जिस तरह से ब्रिटिश मीडिया के अंदर ये बातें डिस्कस हो रही हैं, उससे मजीद उनकी जो रही सही साख है उसको शदीद नुकसान पहुंच रहा है, शदीद उनको जो है खिफत का सामना है, खासतौर पर उनको भी और उनके जो सपोर्टर हैं उनको भी। क्योंकि इसमें बात आ रही है कि सरकारी तहाइफ को बेचना और रियासती राज हैं उनको अफशा करना, ये दो इंतहाई संगीन मामलात हैं कि आपको सियासी तौर पर गिफ्ट दिए गए, आपको आपकी पॉलिटिकल हैसियत की वजह से, सरकारी हैसियत की वजह से गिफ्ट मिले और आपने वो गिफ्ट जो हैं, जो कि मुल्क की इज्जत है, आपकी इज्जत है, आपने वो गिफ्ट बेच दिए। और उसके बाद जो साइफर केस है उसका मामला सलमान अमान साथ ही रहिएगा। तलाल चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलाल साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। क्या कहिएगा, बानी पीटीआई के साथ को शदीद धचका तो पहुंचा ही है, साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौर से बाहर हो गए। एक जो ये राग अलापा जाता था कि जो है बहुत ही कोई क्रेडिबल महजिब शख्सियत हैं और तमाम सूरत-हाल पे, अब आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये चांसलर की दौड़ से जो बाहर हुए हैं, ये वो तमाम चीजें जो इन पर इल्जामात हैं, जो इनको सजाएं हुई हैं, उसको तस्लीम किया गया है बैनुल अक़वामी तौर पे। वहाँ पर जो एक कानूनी राय ली गई है उसमें कौमी राज फाश करना, उसके बाद सरकारी तहाइफ बेचना और इसी तरह करप्शन पर जो सजा है वो सब चीजों को तस्लीम किया गया है और इन्हें नाअहल करार दिया गया है। और ये एक दफा फिर पाकिस्तान के लिए ये बदनामी का बायस बना है। और ये पीटीआई की जो सियासत है वो अपनी लीडर की जात के गिर्द और अपनी सियासत अपने मुफाद के गिर्द घूमती है। इन्होंने इस बात को पूरी दुनिया में बढ़ चढ़कर बयान किया और कहा कि ये बैनुल अक़वामी तौर पर ये सारी चीजें पाकिस्तान में जो इन पर इल्जामात और फैसले नहीं होंगे, लेकिन हर चीज तस्लीम की गई और ये समझा गया कि ये आदमी किसी भी ओहदे के लिए जो नाअहल है, यूनिवर्सिटी के ओहदे के लिए जो नाअहल है, तो वो तो फिर किसी मुल्क चलाने के लिए तो मुमकिन ही नहीं कि अहल हो सके। तो ये इमरान खान को बैनुल अक़वामी नाअहल करार दिया गया। तलाल साहब, आप पहले इस तमाम तर प्रोसेस से पहले ही इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई थी कि जी चांसलर के लिए नामजद किए जा रहे हैं और अब ऑब्वियसली वहाँ से शॉर्टलिस्ट भी नहीं किए गए हैं और बाकायदा तौर पर जो आलमी मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है वो इनकी जो रियासती राज फाश करना, ये कितनी बड़ी वजूहात हैं कि ऐसी वजूहात के बिना पर बाकायदा तौर पर उनको नामजद नहीं किया गया। क्या कहेंगे आप इस खुसूस तौर पर इस पॉइंट पर? जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा वहाँ तो छोटी छोटी चीजों को बड़े गौर से देखा जाता है। अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दे तो लोग तो उसको जज करना शुरू कर देते हैं इस तरह के लोगों के लिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि कौमी राज को फाश करना, फिर आप सरकारी तहाइफ बेचना, उसके बाद सरकारी तौर पे आपने जो फैसले किए उसमें आपने अपने लिए माल बनाया, करप्शन की और उसमें सजा हुए। तो इसी तरह इखलाकी लिहाज से बहुत सारे इन पर इल्जामात हैं। तो इसीलिए बानी पीटीआई को बैनुल अक़वामी नाअहल करार दिया गया। बानी पीटीआई को नाअहल करार दिया गया है, जिसकी नागुज़ीर वजूहात सामने आ चुकी हैं। तलाल चौधरी, रहनुमा नूली हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। साथ साथ है बानी पीटीआई के साथ को शदीद धचका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौर से बानी पीटीआई बाहर हो चुके हैं।
मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा मंजूर किया जाएगा। सेनेट इजलास दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुलाकातें, बैठकें और इजलास। आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर इत्तेफाक राय मंजूरी के करीब पहुँच गया। रात गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी वुज़रा और अटॉर्नी जनरल शरीक हुए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी। काबीना अरकान को एतमाद में लिया गया और फिर काबीना का इजलास आज दोबारा दोपहर 2:30 बजे बुला लिया गया, जिसमें तरमीमी बिल का मुसव्विदा मंजूर किया जाएगा। फिर सेनेट इजलास दोपहर 3 बजे होगा और कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे बुलाया गया है। बाकायदा एलामिया जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज शाम 7 बजे की कार्रवाई के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11:30 बजे दोबारा बुलाया गया। The House is adjourned to meet again on Sunday, the 20th October 2024 at 11:30 AM. और फिर तीसरी बार तब्दीली हुई और अब ये इजलास शाम 6 बजे होगा। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के एजेंडे जारी कर दिए गए। सेनेट के एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं, ताहम ज़रा के मुताबिक आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडे के जरिए लाई जाएगी। कौमी असम्बली का एजेंडा 9 निकाती है। इस एजेंडे में आईनी तरमीम की मंजूरी शामिल नहीं, जबकि एजेंडे के मुताबिक जनरल सेल टैक्स की वसूली में मुबैना खबन पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। कानूनी मामलात और इंसाफ अथॉरिटी तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए जाएंगे। मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी होगी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए काबीना का अहम इजलास आज हो रहा है। सेनेट इजलास 3 बजे जबकि कौमी असम्बली इजलास 6 बजे होगा। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ फात चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। फात, बताइएगा पार्लियामान में इस वक्त क्या सरगर्मियाँ देख रहे हैं आप? पार्लियामेंट आज तमाम तर सरगर्मियों का महवर होगा और मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी आज बिलाखिर लग रहा है कि होने जा रही है। गुज़िश्ता जब रात गए वफाकी काबीना का इजलास इसी मकसद के लिए बुलाया गया था कि 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाए, लेकिन एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ पर उसको एक रोज़ के लिए मौखर कर दिया गया और इत्तफाक़ राय पैदा करने की हतमी कोशिश आज की जा रही है। वफाकी हुकूमत ने कल वाज़े कर दिया था कि आज आखिरी दिन है, आखिरी मौका है मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के पास, और अगर आज इत्तफाक़ राय ना हुआ तो हुकूमत फिर अपना प्लान बी पर अमल दरामद करेगी और उसके लिए जो इजाफी वोट दरकार हैं वो अरेंज कर रखे हैं वफाकी हुकूमत ने, और वो प्लान बी पर अगर अमल दरामद का फ़ैसला हुआ तो ऐन मौके पर उन पत्तों को शो किया जाएगा। लेकिन बहरहाल आज वफाकी हुकूमत मुंतज़िर है मौलाना फजलुर रहमान के जवाब की, और अगर इत्तफाक़ राय हो जाता है, मुतफ़िक़ा मुसवदे की तरफ जाते हैं, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान का जो ड्राफ्ट था उसकी मंजूरी होगी वफाकी काबीना से। वफाकी काबीना रात गए बुलाई गई लेकिन मंजूरी ना हो सकी और आज 2:30 बजे वफाकी काबीना का इजलास दोबारा बुलाया गया है। साथ ही कौमी असम्बली का इजलास जो आज सुबह 11:30 बजे तलब किया गया था उसका वक्त तब्दील करके 3 बजे किया गया और फिर दूसरी मरतबा वक्त तब्दील करके शाम 6 बजे किया गया। सेनेट 3 बजे हो रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि जब तहरीक इंसाफ का वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर लेगा और मौलाना फजलुर रहमान का जवाब हुकूमत को मिल जाएगा तो फिर 2:30 बजे कैबिनेट में दोबारा मुसवदा पेश करके उसकी मंजूरी लेकर फौरी तौर पर साथ ही सेनेट में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा और सेनेट से मंजूरी के बाद शाम को कौमी असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किया जाएगा। इस वक्त पार्लियामेंट में जो है सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं, अरकान की आमद जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान के जवाब का इंतज़ार है। जैसे ही मौलाना फजलुर रहमान ग्रीन सिग्नल देंगे तो फिर वफाकी काबीना जो है वो 2:30 बजे जो मुसवदा मुतफ़िका होगा उसकी मंजूरी देगी और फिर सेनेट और उसके बाद कौमी असम्बली में आज 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने का इम्कान है। के लिए काबीना का आज अहम इजलास होने जा रहा है। फात चौधरी, हम इस्लामाबाद से अपडेट करते, बहुत शुक्रिया आपका। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए आज फिर अहम तरीन दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। बैरिस्टर गौहर अली खान की क़यादत में वफ़द 2 बजे मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पहुँचेगा। PTI, JUI और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका मुसवदे को वोट देने या ना देने का हतमी फैसले से मौलाना को जवाब दिया जाएगा।
26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन है और मौलाना फजल रहमान का घर सियासी सरगर्मियों की आमाजगाह बन चुका है। एक वफ्द आ रहा है, दूसरा जा रहा है और क्या सूरत हाल है मुतवक्का इससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, इस वक्त पूरी सियासत जो है वो मौलाना फजल रहमान के गिर्द घूम रही है। तमाम तर जमातें उनसे मुशावरत कर रही हैं। मुसव्वदे का जहाँ तक मामला आता है, मौलाना फजल रहमान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए, उन्हीं की जानिब से PTI के साथ भी मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और आज कहा जा रहा है कि हतमी तौर पर PTI भी अपना जवाब दे देगी मुसव्वदे से मुताल्लिक, जिस पर बाकायदा तौर पर मुसव्वदे से मुताल्लिक एक लाएमल अपनाया जा सकेगा। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं मलिक सईद अवान से। सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें मौलाना फजल रहमान के घर की, तो मौलाना फजल रहमान का घर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। गुज़िश्ता रात भी कई मुलाकातें, मीटिंग्स हुई और इसी तरह आज भी जो है वो मौलाना फजल रहमान से हुकूमती वफद और PTI के वफद की भी मुलाकात मुतवक्को है। ज़राए के मुताबिक PTI के वफद की मुलाकात तकरीबन 2 बजे होगी, जबकि हुकूमती वफद जो है वो PTI के वफद से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान के पास आएगा। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ हुई थी जो मुलाकात, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान की जानिब से यही कहा गया था कि कल हम हुकूमत को जवाब दे देंगे। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती वफद से जो है वो पीर तक का वक्त मांगा था, लेकिन हुकूमत बाज़िद थी कि हमें जो है इतना टाइम नहीं दे सकते, हमें आप जवाब दें, जिस पर मौलाना फजल रहमान 1 दिन का मजीद मोहलत मांगी थी और हुकूमत की जानिब से जो है वो मौलाना फजल रहमान को 1 दिन की मोहलत दे दी गई थी। वो मोहलत आज ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत का प्लान भी अपनी जगह मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ यही बात है आलम नज़ीर तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी कि अगर मौलाना फजल रहमान मान जाते हैं तो उनका जो ड्राफ्ट है वो पार्लियामेंट हाउस में पेश होगा और 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में मंजूर किया जाएगा। अगर मौलाना फजल रहमान नहीं मानते तो हुकूमत अपने प्लान बी पे काम करेगी और उन लोगों को सामने लेके आएगी कि जो अब तक पोशीदा हैं, जिनका ताल्लुक अपोजिशन जमातों से है और वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का यही कहना था कि अगर मौलाना फजल रहमान नहीं मानते तो फिर हम अपना जो ड्राफ्ट है वो मंजूर कराएंगे। बहुत मलिक सईद अवान अपडेट करने के लिए। मौलाना फजल रहमान का कहना है PTI ने आज तक का वक्त मांगा है, जवाब मिलने पर वोट कास्ट कर सकेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुझे यकीन है कि मौलाना फजल रहमान ऑपोजिशन को भी कायल कर लेंगे। उम्मीद है PTI तरमीमी मुसव्वदे पर साथ देगी। 26वीं आईनी तरमीम का फाइनल राउंड, बिलावल भुट्टो की फुर्तियां काम कर गईं। 100% इत्तेफाक राय का दावा कर दिया। रात गए मौलाना के घर बैठक रंग ले आई। अपनी रिहाइशगाह पर हुकूमती वुज़रा और बिलावल भुट्टो से तवील मुलाकात के बाद PP क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि आईनी तरमीमी बिल पर कोई तनाज़ा नहीं, PTI ने आज का दिन मांगा है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, दिन उन्होंने मांगा और मैंने उनके साथ इत्तेफाक कराई थी। फजल रहमान का ये भी कहना था कि इब्तिदाई मुसव्वदे के जिन हिस्सों पर एतराज़ था, हुकूमत उससे दस्तबरदार होने पर आमादा हो गई है। जो इब्तिदाई मुसव्वदा था और जिसको हमने मुस्तरद कर दिया था, हमने उसके जितने हिस्सों पर एतराज़ किया, हुकूमत उस बिल के उन तमाम हिस्सों से दस्तबरदार होने पर आमादा हुई और तब जाकर एक इत्तिफाक राय हासिल हो सका। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, मौलाना का शुक्रगुजार हूँ, आईनी इस्लाहात का मुसव्विदा तमाम जमातों ने तस्लीम किया है। मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूँ। मेरा यही ख्वाहिश और यही कोशिश रहा है कि हम इस आईनी तरमीम को भी इत्तिफाक राय से, सियासी इत्तिफाक राय से पास करवाएं। बिलावल का ये भी कहना था कि PTI को भी एतमाद में लिया, उनसे मुशावरत जारी रही। रहमान साहब ने जो बाकी अपोजिशन जमातों को सुबह का टाइम दिया है और इंशाल्लाह ताला वो आके मौलाना, मेरा यकीन है, मुस्बत अंदाज में जवाब ज़रूर देंगे। बिलावल भुट्टो ने उम्मीद का इजहार करते हुए ये भी कहा कि यकीन है PTI मुस्बत अंदाज में जवाब देगी। उम्मीद है मौलाना PTI को भी कायल कर लेंगे। मुल्क भर में आईनी तरमीम से मुतालिक मुख्तलिफ हलकों की आरा सामने आने लगी है। इस हवाले से अरकान बलूचिस्तान असम्बली का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आईनी हक रखती है जो अरकान असम्बली चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा आईनी और कानूनी हक है, तरमीम होनी चाहिए, हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। आवाम की अपने इलाके की नुमाइंदगी करेगा
تو لازمی بات ہے ایک امید کا جو وہ کہتے ہیں کہ ایک فضا پیدا ہوگی. یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے، یہ تو میرے حساب سے تو بہت اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ پر بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ پینڈنگ کیسز ہوتے ہیں. 25 ترمیمیں پہلے ہوئی ہیں، ابھی یہ 26ویں ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا پورے پاکستان لیول پہ لے جائیں اور احتجاج پہ جائیں. یا تو جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا، وہ آج سے نہیں ہے، اور یہی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا، اس کے بعد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، اور آج بھی پیپلز پارٹی اپنے سٹینڈ پہ کھڑی ہے. خیبر پختونخوا میں دیہی کونسلر کی 53 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ آج ہو رہی ہے. پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بغیر تعطل جاری رہے گا. ضمنی بلدیاتی انتخابات ایبٹ آباد سمیت صوبے کے 17 اضلاع میں ہو رہے ہیں، اور اس وقت ایبٹ آباد میں موجود ہیں نمائندہ سردار راشد خان. مزید انہی سے جانتے ہیں. جی راشد، اپڈیٹ کیجیے گا. اسٹیشن ہے جو یہ خواتین کا پولنگ اسٹیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت 63 جو ہیں ایبٹ آباد میں پولنگ اسٹیشن جو بنائے گئے ہیں، اور 4 ولیج کونسلوں میں یہ الیکشن منعقد کیا گیا، جس میں 2 جو گلیات کے مختلف علاقے ہیں اور باقی ایک ایبٹ آباد کا حلقہ ہے. اور یہاں پر جو امیدوار تھے وہ جہاں بھاگ ہوئے تھے، اس کے بعد یہ الیکشن یہاں پہ منعقد کیا گیا ہے. تقریباً 25,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ زیادہ جو ہے 12,000 سے زیادہ جو ہے وہ خواتین ہیں، اور تقریباً 12,000 سے زیادہ جو ہے وہ مرد حضرات یہاں پہ عقیدہ دہی استعمال کریں گے. ووٹنگ کا جو سلسلہ ہے صبح 8 بجے سے شروع اور بغیر کسی وقفے سے 5 بجے تک جاری رہے گا. سیکورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فل فلیش جو ہے وہ سیکورٹی ایبٹ آباد پولیس کی طرف سے دی گئی ہے. مختلف پولنگ اسٹیشن پہ جو سادہ کپڑوں میں اور وردی میں یونیفارم میں بھی جو ہے پولیس اہلکار تعینات ہے. اس وقت پولنگ کا سلسلہ جاری ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور ابھی جانیے کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا حرام کر دیا ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں 12 سے 15 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ جاری ہے. تفصیلات کیا ہیں خرم گلزار سے جانتے ہیں. جی خرم، بتائیے گا. شہر کے علاقوں میں کے الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. شہریوں کی زندگی جو ہے وہ عذاب بن چکی ہے، ایسا بتانا ہے شہریوں کا. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. سر، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی کس طرح سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ سر، انتہائی بری صورت حال ہے. 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور گرمی کا عالم آپ کے سامنے. یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑی پریشانی کا سامنا ہے، اور بل آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ اوور آ رہے ہیں. تو بڑی مشکل صورت حال ہے، بہت زیادہ. لوڈ شیڈنگ دن میں الگ اور رات میں؟ بالکل سر، کوئی ٹائم ہی نہیں ہے کنفرم. کسی بھی وقت جب دل کرتا ہے ان کی آنکھ کھلتی ہے بند کر دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے کھول دیتے ہیں. 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. 1.5 گھنٹہ لائٹ آتی ہے، 3 گھنٹے لائٹ جاتی ہے. پورے دن کا یہ عالم ہے. اس سے ہٹ کے بھی رات میں جب ان کا دل کرتا ہے بند کر دیتے ہیں. بات کریں مختلف علاقوں کی تو اس میں لیاقت آباد ہے، ناظم آباد ہے، نیو کراچی ہے، کورنگی لانڈی کے علاقے ہیں، گارڈن ہے، نشتر روڈ کا علاقہ ہے. لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور کے الیکٹرک کی جانب سے لوڈ شیڈنگ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب بات کریں گے پولیو کیسز سے متعلق. بلوچستان سے پولیو کے مزید 3 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. ذرائع محکمہ صحت کے مطابق کیسز ضلع چمن، پشین اور نوشکی سے رپورٹ ہوئے ہیں. صوبے میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 20 ہو گئی ہے. ملک میں پولیو کی مجموعی کیسز کی تعداد 37 سے تجاوز کر گئی. دوسری جانب پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں پنجاب حکومت کا اسموگ سے بچاؤ کے لیے اعلان جنگ. مصنوعی بارش کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے. محکمہ ماحولیات، آرمی ایویشن، سول ایویشن، PCSIR اور محکمہ موسمیات کی مشترکہ حکمت عملی تیار کر لی گئی. سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اسموگ کی شدت کی صورت میں تمام انتظامی اقدامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. بین الاقوامی معیار کے مطابق مصنوعی بارش کے حوالے سے عمل کیا جائے گا. زہریلا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، کارخانوں اور ذرائع کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا. لاہور فضائی آلودگی میں دنیا میں پہلے نمبر پر براجمان ہے. شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 409 ریکارڈ کی گئی. تفصیلات کیا ہیں افضال عباسی سے جانتے ہیں. کچھ کے باوجود جو ہے وہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر نہیں ہو سکا، اور لاہور آلودہ ترین شہروں میں آج بھی پہلے نمبر پر ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کا 409 جو ہے وہ فگر سامنے آیا ہے. اگر شہر کے دیگر حصوں میں بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ برکی روڈ پر 593 آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ DHA میں 451 اور ٹھوکر نیاز بیگ پر 416 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جو شہر کا موسم ہے وہ آج کم سے کم 21 سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ
33 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि चूँकि लाहौर में आलूदगी बहुत ज़्यादा है, दुनिया में पहले नंबर पर आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का शुमार हो रहा है, तो जो जल्द और सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीज़ हैं, तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वो कम से कम घरों से बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें। और शुक्रिया। अब ये बताएं कि अमेरिका में नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन के लिए शुरू होने वाली इंतखाबी पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास के मिनी पाकिस्तान करार दिए जाने वाले शहर ह्यूस्टन में 8 इस्लामी मराकज़ और मसाजिद को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया है। अमरीका में मुसलमान वोटर्स की तादाद 25 लाख, जबकि रियासत टेक्सास में मुसलमान वोटर्स की तादाद 5 लाख से ज़्यादा है। हमारे नुमाइंदे कामरान जलानी ने अमरीकी मुसलमानों में इंतखाबी शऊर बेदारी के हवाले से काम करने वाली तंजीम के साबिक सरबरा से बातचीत की है। इसके अलावा कम्युनिटी रहनुमा रफ़ी अजीज़ ने भी बोल न्यूज़ के लिए अपने तासुरात रिकॉर्ड कराए हैं। है कि हम हक और सच के साथ खड़े हों, और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि नंबर 1 हमें अवेयरनेस होनी चाहिए और नॉलेज होना चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं। तो हमारा काम ये है कि हम थोड़ा नॉलेज करें और हर कैंडिडेट को वोट देने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लें। 9 मसाजिदें कायम हुई हैं जो इलेक्शन वोटिंग सेंटर्स हैं। 8 हैरिस काउंटी में हैं और 1 फोर्ट बेंड काउंटी में, और वो फैली हुई हैं, एक जगह नहीं है, सो दैट कि जिस जगह भी आप हैं ह्यूस्टन, ग्रेटर ह्यूस्टन इलाके में, आप वहाँ जाके वोट कर सकते हैं। अमरीकी शहरी ह्यूस्टन में मरूफ गुलकार और कबाल उस्ताद राहत फ़तेह अली खान की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। कॉन्सर्ट हॉल NRG एरेना में मुनक्किदा म्यूजिकल नाइट में लोगों की शिरकत के साबिका तमाम रिकॉर्ड टूट गए। कामरान जिलानी की रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।